दूरदर्शन ले के माध्यम से हेल्थ प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों को झूले नमस्ते एंड सलाम। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अनूप सराया, एचओडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन यूनिट, एम्स दिल्ली से। सबसे पहले सर आपको हमारा झूले और नमस्ते। नमस्कार आप सबको भी। झूले सर। तो सबसे पहले तो सर हम यही पूछना चाहेंगे, आप पिछले 20 सालों से हमारे लद्दाख में हेल्थ प्रोग्राम के लिए बदल रहे हैं ना सर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है स्पेशली आपके पेशेंट से रिलेटेड सर? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। जी सर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन पिछले 23 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं जी। और शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ आता था तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो पेशेंट्स थे वो सारे लोग आते थे, वो बताते थे कि उनको छाती में जलन होती है, पेट में दर्द होता है जी। और ये दर्द कभी कभी पीठ की तरफ जाता है जी। और जब हमने इन पेशेंट्स के अंदर एंडोस्कोपी करी, शुरुआत में हम ये सोचते थे कि ये दर्द चूंकि पीठ की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कहीं पैनक्रियाज की वजह से ना हो, लेकिन जब हम उनमें एंडोस्कोपी करके देखते थे तो हमने एक यूनिक फीचर नोटिस किया एंडोस्कोपी पे कि इनके अंदर जो इनकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती थी वो बिल्कुल फायरी रेड, ड्यूडेनम भी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो भी, वो एकदम फायरी रेड होता था और नोडुलैरिटी होती थी उसके अंदर, म्यूकोसा के अंदर। तो हमने इसको नाम दिया नोडुलर गैस्ट्राइटिस। आगे के सालों में हमने कोशिश की कि हम ये जान सकें कि ये किस वजह से हो रही है। तो हम यहाँ से इन पेशेंट्स की जो बायोप्सी थी, बायोप्सी लेते थे। पहले बायोप्सी यहाँ से बाहर दिल्ली भेजी जाती थी किसी प्राइवेट सेटअप में, फिर हम लोग इन बायोप्सीज को इकट्ठा करके लेके गए। हमने जानने की कोशिश की कि इनके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उसमें यूनिकनेस क्या है। तो हमने ये पाया कि इनके अंदर एक चीज तो ये थी कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन बहुत हाई था। जी 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 सर। और दूसरा ये था कि इनके अंदर कोई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं देखा। हम ये मान के चलते थे कि इतनी फायरी रेड म्यूकोसा है, इतना गैस्ट्राइटिस है तो हो सकता है इनमें कैंसर के चांस ज्यादा हो। तो हमने कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कि हम हर साल आके जब देखते थे वो वही सिम्टम्स लेके आते थे। कभी कभी वो जब बताते थे कि उनका वजन भी कम हो रहा है तो हम ये कोशिश करते थे कि हम जान सकें कि कहीं इसमें कोई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमने पाया कि इनके अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि शायद इनका माइक्रोबायोम अलग है, तो उसकी भी स्टडी की। तो दूसरी चीज हमने ये पाई कि यहाँ के जो डाइटरी फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, उनको हमने स्टडी किया तो देखा कि यहाँ के पेशेंट्स टी का कंजम्पशन उनमें बहुत ज्यादा था। जी। और खास तौर से लद्दाखी टी जिसमें कि बटर भी बहुत है और सॉल्ट भी बहुत है। जी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने देखा कि जाड़ों के दिनों में याक मीट खाते हैं। जी। जो यूनिकनेस थी इस रीजन की, क्योंकि ये बाकी जगह नहीं देखने को मिलता है। तीसरा ये कि जिस तरह का क्लाइमेट है और जिस तरह का टेरेन है, यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक बहुत लंबा समय होता है जिसमें नहीं मिलते। जी। तो लोग ये इसी तरह की चीजों को कंज्यूम ज्यादा करते हैं जो रखी हुई होती हैं। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं मिलते हैं जिनके की अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, ये एक चीज थी कि हमने पाया कि जिनके अंदर रिफ्लक्स के सिम्टम्स थे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के सिम्टम्स थे, उनके अंदर इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर और था। एक तो छांग का कंजम्पशन बहुत ज्यादा था पहले, अल्कोहल इंटेक बहुत हाई था। जी। और टाइट क्लोथिंग्स पे अपने जो उनके कपड़े होते हैं जैसे जो बेल्ट बोलते हैं वो बहुत टाइट बांधते थे। तो मुझे लगा कि ये जो एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है इसकी वजह से रिफ्लक्स भी बढ़ता होगा। तो इन पेशेंट्स को हम लोगों ने धीरे धीरे फॉलो किया, इन फैक्टर्स को देखा, इन पे स्टडी किया, तो ये जो कुछ फैक्टर्स थे ये निकल के आए। अच्छी बात यह है कि इस दूरदर्शन के माध्यम से जब भी हमने बात की इन सवालों पे तो श्रोताओं ने इस पे काफी गंभीरता से लिया। और अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं, आज 20 साल बाद जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कप्स
ऑफ बटर टी कंज्यूम्ड बहुत कम हुआ है। जी 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 बहुत कम जी हुआ सर। तो आपने एक पहले एच पायलोरी की बात की थी सर, है ना? तो यहाँ पे ज्यादा कॉमन होने का क्या रीजन हो ऐसा सकता नहीं है? है। देखिए, एच पायलोरी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जी जो नॉर्मली भी हम लोगों के हमारे अंदर भी हो सकता है। जी 80 से 85% पॉपुलेशन के अंदर एच पायलोरी नॉर्मल कमेंसल है। लेकिन जब कोई बीमारी के साथ हम इसका एसोसिएशन देखते हैं, उनमें अगर ये पाया जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है ये बीमारी इसकी वजह से हो। एच पायलोरी को इरेडिकेट करने के लिए हम लोगों ने जब पहले जो इंडिकेशंस होते थे वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, ड्यूडनल अल्सर कॉज करता है। तो ड्यूडनल अल्सर में जो नॉन हीलिंग अल्सर होते थे या जिनमें ब्लीडिंग होती थी, उन पेशेंट्स के अंदर हम एच पायलोरी इरेडिकेशन के लिए जाते थे। जी 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 जी। अब एच पायलोरी के साथ एक दिक्कत और है। जी हम अपने इस मुल्क में एंटीबायोटिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, और उसके चलते एच पायलोरी के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो हम भले ही ट्रीट कर रहे हों उसको, हो सकता है कि वो उन दवाइयों को जो हम दे रहे हैं रेजिस्टेंट हो। तो इरेडिकेशन भी कई बार पूरा नहीं होता है, और ये एक तरह से फेलियर की वजह भी बनता है। जी, अभी जो एसिड रिफ्लक्स की बात की सर, मैंने भी देखे हैं, हर कोई मतलब हमारे लद्दाख में छुश्कुर बोलते हैं, जो खट्टा पानी हर किसी को आता है, लेकिन लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं सर। तो उसको मतलब अगर ज्यादा लाइटली लो तो फिर क्या रिस्क हो सकता है, और एसिड रिफ्लक्स होने की वजह क्या होते हैं सर? देखिए, जो नॉर्मल सिचुएशन में एसिड जो है हमारा स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अंदर जो कई सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो एसिड सिक्रीट करती रहती है जी। अब ये जहां फूड पाइप स्टमक से मिलता है वहां पे एक तरह से एक वेल्व लाइक स्फिंक्टर की मैकेनिज्म काम कर रही होती है। अगर ये वेल्व रिलैक्स हो गया है, लैक्स है, तो जाहिर सी बात है कि जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो थोड़ा सा एसिड ऊपर भी आएगा। जी जी। अब होता यह है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो एसिड फूड पाइप में आता है उसमें फूड पाइप के अंदर जो प्रोपेल्सिव मूवमेंट होते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जी जी, वो इसको वापस स्टमक में धकेल देते हैं। जी जी। अगर ये प्रोपेल्सिव मूवमेंट डिफेक्टिव है जी जी जी, तो उस सूरत में ये एसिड एक्सपोजर टाइम ईसोफेगस में बढ़ जाएगा। जी जी। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको खांसी आने लगती है, रात में सोने गए, रिफ्लक्स हुआ, वो पानी नाक से आया और नहीं तो वो थोड़ा सा ट्रिकल करके लंग में चला जाता है। जी जी जी। तो उनको रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस होते रहते हैं। जी जी। कई लोगों को आपने देखा होगा दांत जो हैं उनके एसिड के इरोड कर जाते हैं। जी जी जी, येलोइश है ना? हो जाता है। जी जी। तो लैरिंग्स का इन्फेक्शन होता है, लैरिंजाइटिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें रिफ्लक्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो ये जो हमारी फूड पाइप की लाइनिंग में घुसा है जी 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 उसको भी डैमेज करता है। जी तो उसे हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। जी। अब बार बार रिफ्लक्स होता है, लंबे टाइम तक चलता है, बार बार इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा का कैरेक्टर बदलने लगता है। जी जी जी। ठीक है, उसमें मेटाप्लेजिया हो सकता है, उसमें डिस्प्लेजिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जी जी जी। और जब हम बार बार कहीं इंजरी होती है, अगर हमको कहीं खुरंट भी बनता है तो स्कारिंग होती है उस जगह पे। इसी तरह से ईसोफेगस में भी स्कारिंग होती है। जी जी। और उसकी वजह से नीचे की तरफ फूड पाइप में खाना नैरोइंग हो जाती जी, है। जी जी जी। इसको हम कहते हैं पैप्टिक स्ट्रिक्चर। जी जी। तो इस पैप्टिक स्ट्रिक्चर की वजह से सिम्टम्स आते हैं कि आदमी जब खाना खाता है तो उसको लगता है खाना यहाँ रुक गया है, आगे जा नहीं रहा है, और वो रिफ्लेक्स होके बाहर भी आता है। जी जी, तो हो जाते हैं तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसको हालांकि हम ट्रीट कर सकते हैं, एंडोस्कोपिकली ट्रीट कर लेते हैं, आसान है ट्रीट करना, बट ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स पे लोग सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत करते हैं सर, क्योंकि यही होता है। तो फिर एक बार ऐसे लोग ले लो या जो भी ले लो, एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर लिया तो वो वही कंटिन्यूअसली 2-3 साल तक ले लेते हैं। उसका क्या साइड इफेक्ट या ऐसा भी कोई सोल्यूशन है सर जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके उसको हम कम कर सकते हैं? उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया जी कि
कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट होते हैं, कुछ फंक्शनल डिफेक्ट होते हैं। जी जी। अगर लोअर स्फिंक्टर लैक्स है, या आपको वहां बड़ा सा हाइटस हर्निया है, या आपके जो स्टमक और ड्यूडेनम के मूवमेंट्स डिसकोऑर्डिनेटेड हैं, यानी जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ड्यूडेनम जो पाइलोरस है वो ओपन हो जाता है, जी जी। और फूड आगे चला जाता है। जी जी जी। अगर उसी समय पाइलोरस रिलैक्स नहीं करेगा तो ये ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें हमको पहले पता करनी होती हैं कि वजह क्या है। जी जी। दूसरा, कई लोग होते हैं जिनमें एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है, जी। जो स्मोकर्स होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जिनमें पेन किलर्स बहुत चाहिए पड़ते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, लंबे टाइम तक पेन किलर लेते हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो स्टमक से एसिड सिक्रीशन बढ़ाती हैं। जी। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये हम मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हैं पेशेंट की, तो इन हिस्ट्री में ये पॉइंट्स पूछते हैं और इनको कट करने की कोशिश करते हैं। जी। अब ट्रीटमेंट दो ही तरह से हो सकता है, या तो हम एसिड को सप्रेस करें, एसिड को न्यूट्रलाइज करें, यानी या तो एसिड सिक्रीशन कम करें, या एसिड जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करें, या हम स्फिंक्टरिक प्रेशर बढ़ाएं ताकि वो इसोफेगस में ना आए। जी। तो इन सब के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयां हैं। जी 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 जी। और जब ये सिम्टम्स बहुत ट्रबलसम हो जाते हैं, बहुत परसिस्ट करते हैं, जी जी। तो सर्जरी एक ऑप्शन है, जिसमें हम कहते हैं फंडोप्लिकेशन। जी जी। इसको हम सर्जरी करके, हम ये लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं सर्जरी, ये ओपन सर्जरी भी होती है, और ये थोरैकोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। जी जी। तो सर्जरी करके हम एक रैप बना देते हैं, तो वो एक स्फिंक्टर को एक तरह से जो लैक्स था हम उसे थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, जी जी। जिससे कि रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, तो आप अब इतने सालों से आप आ रहे हैं, आपने देखा भी है लोगों को, आपने बहुत सारा समझाया भी है कि एक एक लोगों को समझाया है कि आप क्या क्या रखना है, ध्यान है ना। तो उसमें आप कितना मतलब देखते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट देखते हो? लोग चाय का, पहले तो हम लोग पूरा थर्मोस भर भर के पीते थे और पूरा दिन चलते थे, अभी पहले से आप कितना लोगों में चेंज देखिए? चेंज तो मैं अस्पताल में ही देखता हूँ जी, कि पहले हर घंटे पे चाय आ जाती थी। जी जी जी। जी, जी। तो हम लोगों को कहना पड़ता था कि हम ये राय हम अपनी रखते हैं पेशेंट्स के सामने, और अगर हम ही पिएंगे तो ये कैसे असर करेगा। जी जी जी। तो उसमें भी चेंज आया है। और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये सवाल आप हमसे बेहतर आंसर कर सकते हैं कि हम लोगों के बताने से कोई फर्क आया है क्या। क्योंकि हम तो साल में कुछ दिन के लिए आते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं, आप लोग यहीं रहते हैं। तो ये हॉस्पिटल में आपने क्या महसूस किया, ये मैं भी जानना चाहूंगा कि जो हमने बताया है उससे कोई फर्क आया या नहीं आया। जी जी जी। हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक बार आप लोगों के मुंह से सुन लेते हैं तो वही पे बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं सर। तो अब ये मैंने चीज देखी है जी जी लद्दाख के जनता के अंदर, कि बहुत सिंपल लोग हैं, और जो उनको बताया जाता है उसे फॉलो करते हैं। जी जी जी। और बहुत इज्जत देते हैं। जी जी जी। जितना प्यार हमको यहाँ की जनता से मिला है, बहुत जगह हम लोग जाते हैं, लेकिन शायद इतना अपनापन, इतना प्यार कम जगह मिलता है। जी 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 जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो फिर इनडाइजेशन को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग कहते हैं खाना पचते नहीं है जो भी खाते हैं, और हमारे यहाँ पे ये हैबिट है सर, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया तो फिर गैप में भी कुछ भी मिला तो फिर खा लेते हैं कंटिन्यूसली, मतलब इनडाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा वेग सा टर्म है। जी जी जी। इनडाइजेशन में दोनों चीजें आती हैं, मैल डाइजेशन भी आता है, माल एब्जॉर्प्शन भी आता है। जी। तो खाना जो हम खाते हैं उसके पचने की प्रक्रिया सलाइवा के साथ शुरू होती है, स्टमक से शुरू होती है, इंटेस्टाइन तक जाती है, और इसी तरह से एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी आंत के अंदर जो डाइजेशन होता है, उस डाइजेस्टेड फूड को वही म्यूकोसा एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये सिम्टम्स जो हैं इनडाइजेशन के, ये डाइजेशन की प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो उसकी वजह से भी आ सकते हैं, या एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो तो भी आ सकते हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होगा, तो आप देखेंगे कि पेशेंट बताता है कि खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, पेट फूल जाता है, फ्लेटस बहुत पास होती है, ऐसा लगता है जैसे गैस बहुत बन रही है। यही चीज फैट मैल एब्जॉर्प्शन के साथ होती है, उसमें डायरिया आ सकता है,
उसमें पेशेंट को लगता है कि बल्कि स्टूल पास हो रहे हैं, जो फ्लोट करते हैं, फाउल स्मेलिंग होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बदन में हर सेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं, उसमें मेजर मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मोटे तौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो अगर एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव होगा, अगर फैट मैल एब्जॉर्प्शन है तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी नहीं एब्जॉर्ब होंगे, तो ए, डी, ई और के विटामिन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी आने लगेगी। अब ये फैट का मैल एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है? हर के मैल एब्जॉर्प्शन के कॉजेज अलग हैं, मैल डाइजेशन के कॉजेज अलग हैं। वो पैनक्रियाटिक डिजीज में भी मिल सकता है, वो इंटेस्टाइनल डिजीज में भी मिल सकता है, वो स्टमक में भी मिल सकता है, वो लार्ज इंटेस्टीन में भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमको हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा ठीक काम नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। तो हमारी अप्रोच भी यही होती है कि अगर कोई मैल डाइजेशन, पहले तो हम ये असर्टेन करते हैं कि ये मैल डाइजेशन है या मैल एब्जॉर्प्शन है, और उसके बाद उन कंडीशंस को एक एक करके रूल आउट करते हैं और उन कंडीशंस में जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो देते हैं। तो इसका कोई एक वन साइज फिट ऑल फॉर्मूला नहीं चल सकता। जी। तो अब डॉक्टर साहब इसके बारे में भी बोलिए ना। अब जैसे लीवर का जो है हमारे लद्दाख में हेपेटाइटिस का आपने बहुत सारा प्रॉब्लम देखा होगा, तो उसका क्या कॉजेस है और उनकी वजह से हमारे लद्दाख में कैसे लोगों को स्पेशली हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन? लद्दाख में जो है वो है दरअसल जो लिवर की खराबी के दो इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं जी। वो एक है वायरल हेपेटाइटिस इंडिया में और एक है अल्कोहल। दोनों का ही कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जी। कुछ एरियाज हैं जहां से हम लोग जब पेशेंट आते थे देखते थे तो उनके अंदर हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा पाई गई। जी। चांगतांग एरिया से जो लोग आते थे कई बार मैंने देखा कि उनके अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता था। जी। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने डॉक्टर नोरबू के साथ बैठ के इस सिलसिले में बात की थी। उन्होंने फिर सर्वे भी किया था एक, और एक प्रेवलेंस स्टडी उन्होंने की भी थी इसकी इस रीजन में। अब जो हमारी एक्चुअली रीजंस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं, वो दरअसल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अब बहुत जगहों पे उस जमाने में जहां सेफ नीडल्स मतलब इंजेक्शन प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो वो नीडल शेयर करते थे। आज भी शेविंग के लिए जब आप शॉप पे जाते हैं तो ब्लेड या उस तरह भी शेयर करते हैं। जी। कई जगह घरों में ओवर क्राउडिंग है, ब्लड प्रोडक्ट्स भी हैं जो या जिनको ब्रश भी शेयर कर लेते हैं लोग। तो इस सब से इनका स्प्रेड बढ़ता जाता है और अवेयरनेस कम थी। जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने ये नोटिस किया है कि इवन हेपेटाइटिस के स्प्रेड को लेके भी अवेयरनेस बढ़ी है। जी। इसमें सरकार का भी एक रोल रहा है, उन्होंने लगातार इसका शायद अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की है, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी एक रोल रहा है। जी। तमाम एनजीओस का भी एक रोल रहा है जी। जिन्होंने इस अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद की है। जी। तो उसका असर दिखेगा, कुछ समय बाद दिखेगा। जी डॉक्टर साहब। और लोगों का ये होता है ना सर, जैसे उन लोगों को हेपेटाइटिस बी है तो लोगों के दिमाग में यही होता है कि कोई दवाई खाएंगे, दवाई खा के उसको खत्म करेंगे या रूट से ही खत्म होगा। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, किन किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है? सारे हेपेटाइटिस बी के मरीजों को जो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पाए जाते हैं जी, उनको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती नहीं है। जी। उसकी अलग अलग फेजेस होती हैं। इम्यूनोटॉलरेंट फेज है, तो उस फेज में जाहिर सी बात है कि हेपेटाइटिस डी का अगर हम सीरम में टेस्ट करेंगे तो वायरल लोड बहुत हाई आएगा जी। लेकिन जब तक सेल्स टूट नहीं रही हैं लिवर की, यानी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा नहीं है, उस सूरत में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात का ध्यान रखना है। हम जिनको पहले कैरियर कहते थे, हम उनको भी ट्रीट करने की कोशिश करने लगते हैं जो संभव नहीं है। दूसरी एक चीज और है कि हेपेटाइटिस बी एकदम क्लियर नहीं होता है, ये इंटीग्रेट कर जाता है। जी।
तो इस वजह से ये परसिस्ट करता है। तो एक जो सीसीडी डीएनए हम कहते हैं वो सेल के अंदर रहता है। जी जी जी। तो वो लगातार सरफेस एंटीजन बनाता रहता है जी जी जी। और प्रोलिफरेट करता रहता है। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो ओरल ड्रग्स जब से आई हैं तब से ये लंबे टाइम चलता है और हम इससे वायरस को सप्रेस करके रखते हैं। क्योर होने के चांसेस है? क्योर भी देखिए उसे एक तरह से आप पार्शियल क्योर कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, ओटीपीटी सेटल चल रहे हैं, तो कंट्रोल्ड है वो, उस एंगल में क्योर जैसे ही है। वही लगभग वैसे ही है। यहाँ दिक्कत यही है कि हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस में एक बुनियादी फर्क है। हेपेटाइटिस सी वायरस चूंकि इंटीग्रेट नहीं करता है उसके डीएनए में, इसलिए अगर ये क्लियर हो जाता है तो क्लियर हो जाता है, लेकिन बी परसिस्ट करता है। जी जी जी। और चांसेस बी के परसिस्ट करने से एक होते हैं जिसको हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। जी जी जी। तो उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। जी जी जी। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमें इन पेशेंट्स को एक सर्वेलेंस प्रोग्राम में रखना होता है। हमको अगर वो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव भी है तो हमको ये बताना होता है कि आप अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स को एक बार स्क्रीन करवाएं। जो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव नहीं है, यानी जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको कम से कम वैक्सीन दे दें ताकि वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। जी जी जी। तो ये सारी चीजें उनको समझाने की जरूरत होती है। जो हैं भी, अब वो उनके पार्टनर अगर लाइफ पार्टनर जो हैं तो उनको वैक्सीन देने की जरूरत है अगर वो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव नहीं, प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन के लिए। जी जी जी। तो ये सारी चीजें और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन को, ये हमको बताना चाहिए। जी 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 सर। तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे लद्दाख में जब से आप लद्दाख में पधर रहे हैं तब से लोगों के लाइफस्टाइल में काफी सारा चेंजेस हुआ है सर। तो उनकी वजह से आपने ये लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर ऐसा कोई प्रॉब्लम देखी सर? मैंने जो चीज नोटिस की है जी कि इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी इस रिमोट एरिया में भी लगता है कि वो जो सोशल लाइफ है वो ग्लोबलाइज होती जा रही है। जी। तो फूड हैबिट्स काफी बदले, काफी चेंज हो गए। जी सर। अब जब हम लोग आते थे एक टाइम था तो इस हॉस्पिटल के बाहर कुछ गिनती की शॉप्स होती थी। वो समय था जब सेल फोन भी नहीं थे, तो हम लोग यहाँ लाइन लगा के एक बूथ से घर पे बात कर रहे होते थे। सामान खाने का बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था। जी। अब आते हैं तो लद्दाख भरा पड़ा है हर चीज से, हर चीज अवेलेबल है। वो फायदेमंद है या नहीं है ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन अवेलेबल हर चीज है जो नुकसानदायक है। जी जी। तो बच्चों के फूड हैबिट्स बदल रहे हैं, बच्चे आज फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं। उनके अंदर वो चेंजेस जो फैटी लिवर में, जो जैसे आपको देखते ही हैं आप ओपीडी में, मैं बैठा हूँ, फैटी लिवर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक्सीडेंटरी लाइफ स्टाइल और ऑन टॉप ऑफ इट रॉ शुगर एंड फैट का कंजम्पशन बढ़ना, ये दोनों चीजें एक खास किस्म की बीमारी को जन्म दे रही। जी जी जी। जी सर, आप प्रोग्राम के अंत में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जिए, काफी सारे प्रॉब्लम से बचे, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने खान पान को बेहतर रखें। जी। वो तमाम चीजें जो नुकसानदायक हैं अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में दूर रखें। हेल्दी लाइफ गुजारें, एक्सरसाइज करें और अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें और एक हाइजीनिक तरीके से बनाया हुआ फूड कंज्यूम करें, हाइजीन का ध्यान रखें, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप सराय सर, आप हमारे लिए बहुत कीमती समय दी और ये प्रोग्राम के थ्रू आपने बहुत बहुत जानकारी दी। लोग इस पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। आपको समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया।